हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा कर रही हूँ कि आप मुझे सुन रहे होंगे, मेरे कॉन्सेप्ट को सुन रहे होंगे, मेरे कॉन्सेप्ट के देख रहे होंगे, मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और मुझे आपके इस प्यार और स्नेह का बहुत बड़ा ज़्यादा ही मुझे आपके इस प्यार और स्नेह का फ़ायदा हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के इस तरह से लाइक और आपके इस तरह से लाइक करने पर, आपके मेरे वीडियो पर आने के लिए, इस तरह से आपने जो मुझे प्यार और श्रद्धा दी है, सम्मान दिया है, जिसके लिए मैं दिल से आप सबका आभारी हूँ। आप सबके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगी, जिससे कि आपने मेरे वीडियो को इतना सराहा और प्यार दिया। अब आइए इसी प्यार को मद्देनज़र रखते हुए, आपके इस सम्मान और श्रद्धा को मद्देनज़र रखते हुए, मैं चाहती हूँ कि और भी मेरे जितने नोट्स हैं, वो नोट्स मैं आपको समय से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसलिए मैं आप चाहती हूँ कि ये सारे नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हों। तो आपके लिए मैं हर वीडियो में कोई ना कोई नोट्स या कोई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करती हूँ। ये मेरे नोट्स हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करती हूँ मैं अपनी वीडियो, और आइए अपने चैप्टर पर। सबसे पहले आप देखें कि बिना संस्थाओं के समाज रूपी भवन ढह जाएगा, ऐसा किंग और केलर ने कहा था। विवाह नातेदारी का स्रोत है, विस्डम मार्क ने कहा था। अगर नातेदारी आपको प्राप्त करना है तो आपको विवाह करना होगा। नातेदारी समाज बनाती है तथा समाज नातेदारी बनाती है, इरावती कर्वे ने कहा है। भूमि जातियां पैदा करती हैं, मशीन वर्ग, ऐसा मिचेल यंग ने कहा था। ये ग्रामीण समाजशास्त्र बीए की बुक से मैंने सब नोट्स की है। बीए की बुक्स है एक ग्रामीण समाजशास्त्र, उससे मैं ये सारे नोट्स बनाए हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, अपने आप को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से आप अपने किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपकी सफलता असंभव है। इसलिए आप कुछ बुक्स भी याद करिए जो इम्पॉर्टेंट है समाजशास्त्र के लिए, चाहे वो थिंकर की बुक हो, चाहे कॉन्सेप्ट की बुक हो। इन सब बुक्स को अच्छी तरह से आप याद करिए, पढ़िए, बार बार पढ़िए, उस हद तक पढ़िए जब तक आपके दिमाग में वो बात फीड नहीं हो जाती। जिस तरह से हम अपने मोबाइल में कोई चीज़ अपलोड करते हैं या फीड करते हैं, उसी तरह से अपने दिमाग में आप किसी चीज़ को फीड कर लीजिए, तो इसी तरह से आपकी सफलता सुनिश्चित है। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं, उस समय आपके अंदर की मनोवैज्ञानिक स्थिति ये हो जाती है, मनोभाव ऐसे हो जाते हैं कि बस यही 2 घंटा आपको जब पेपर देने होते हैं, तो पेपर देने में आपको सोचना पड़ता है कि जल्दी जल्दी मैं सारे क्वेश्चन को सही कर लूँ। यदि आखिरी बेल बजती है, उस समय आते हुए भी क्वेश्चन आपके चले जाते हैं। तो ये स्थिति ना आए, इसके लिए आप अभी से इस तरह से याद कर लीजिए कि टिप ऑफ टंग हो, हर बात तुरंत ही आपको याद होना चाहिए। सामने कॉन्सेप्ट देखते ही आपको याद होना चाहिए कि किस थिंकर ने कहा है, कि किसकी बुक है, किसका कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि ये किसकी कही हुई बात है। तो आपको हर दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि संरचनात्मक प्रकारवादी दृष्टिकोण, संघर्षवादी दृष्टिकोण हो, या चाहे प्रतीकात्मक क्रियावादी सिद्धांत हो, चाहे क्रियावादी सिद्धांत हो। कोई भी परिप्रेक्ष्य आप लेकर चले, या कोई भी परिप्रेक्ष्य से संबंधित क्वेश्चन या प्रश्न आए, तो आप उसको सॉल्व कर सकें, मैं ये चाहती हूँ। आप अपने दिमाग और दिल को खोल कर रखिए और हर कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन आप ये कॉन्सेप्ट तभी याद कर पाएंगे जब इसको बार बार आप पढ़ेंगे। बार बार करने से ही आपको याद होगा। जैसे करत करित अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलपत पड़त निशान। तो इस तरह से आप बार बार सुबह उठ के प्रैक्टिस करिए। कम से कम 3-4 घंटे आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन हमारे जीवन का एक अमूल्य अंग है। और हमारे, अगर हम विद्यार्थी हैं, यदि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवीजन पर देना चाहिए। चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, MCQs हो, चाहे कॉन्सेप्ट हो, चाहे बुक्स हो, कुछ भी हो, XYZ कुछ भी पढ़ना हो, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो फिर आपको अच्छी तरह से नोट्स याद करना है, नोट्स को बार बार पढ़ना है। अपने रिवीजन, ये मत सोचिए अरे भाई एक बार मैंने पढ़ लिया बस हो गया, ऐसा नहीं।
एक बार पढ़ने के बाद में जब आप उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो बात बैठेगी, जब बैठेगी नहीं तो आपके दिमाग में वो बात नहीं आ पाएगी, आप में वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, दिमाग में वो कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि अरे यही था या गलत था, पेपर में बस कन्फ्यूज़न होके आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आप किसी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से पढ़िए और रिवीजन ज़रूर करिए। सुबह उठ के सबसे पहले इम्पॉर्टेंट काम आपका रिवीजन होना चाहिए। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो कम से कम 3 घंटे बुक्स को रिवीजन करिए, कॉन्सेप्ट को रिवीजन करिए और 3 घंटे आप अपने चैप्टर्स को, अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में दीजिए और 3 घंटे आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अवश्य रिवाइज करिए। तो इस तरह से सफलता आपकी निश्चित होगी। यानी 3 घंटे, 3-3 घंटों में डिवाइड करिए, अपना शेड्यूल बनाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए। को जो भी काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक टाइम टेबल बनाएंगे, तभी ये काम निश्चित तरह से आप उसका सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको पर डे एक स्टेप पर चलना है और उस नियम को फॉलो करना है। आरामदायक ज़िंदगी छोड़ दीजिए, आराम हराम है। आपने सुना होगा ये कहानी, सॉरी ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, आराम हराम है। ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। इसलिए हमें हमें भी आराम नहीं करना चाहिए, अपने आराम का त्याग कर देना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट को या किसी भी थिंकर को याद करने के लिए बार बार मनन करिए, ध्यान करिए। अगर यदि आप पढ़ाई कर चुके हैं उसके बाद भी खाली जब होते हैं या कुछ घर का काम करते समय या कुछ भी घरेलू काम करते समय या कुछ भी XYZ, अगर आप जेंट्स हैं तो बाहरी काम करते समय आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आज सुबह जो मैंने पढ़ा उसमें क्या क्या था। उसको अपने दिमाग में अपने आप का मूल्यांकन खुद करिए। जब अपने आप का मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितने पानी में हूँ और किस पेपर को कितना सॉल्व कर सकता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर 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 आप सॉल्व करिए, क्योंकि यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए रामबाण साबित होते हैं। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना कॉन्सेप्ट। अगला है संघर्ष कला का एक परिवर्तित रूप है, ऐसा किंसले डेविस ने कहा है। यानी जो कला होता है वो संघर्ष का परिवर्तित रूप होता है। मर्टन ने पैराडाइम में कितने आइटम को बताए हैं? 11 पद बताए हैं। इवाइन नातेदारी क्या होता है? उससे संबंधित है। शब्दावली की विशेषता उन समाजों द्वारा बताई जाती है जो निम्नलिखित का अनुसरण करते हैं। मातृ वंशानुक्रम व्यवस्था। इवाइन नातेदारी मातृ वंशानुक्रम व्यवस्था में पाई जाती है। कृषक समाज आधा समाज है, कथन जॉर्ज फास्टर का है। भारत की किस जनगणना में पहली बार ट्रांसजेंडर को शामिल किया गया? 15 अप्रैल 2014 में। ये याद कर लीजिएगा, जनसंख्या टॉपिक है हम लोगों का पीजीटी का। उस पीजीटी में आपको पूछा जाता है और इस तरह से एनसीईआरटी की जो बुक है उसका भी पहला चैप्टर जनसंख्या ही है। तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। 1998 में मध्य प्रदेश की सबनम मौसी भारत की पहली ट्रांसजेंडर विधायक चुनी गई थी। 2011 में पहली बार नेपाल राष्ट्रीय जनगणना में ट्रांसजेंडर लोगों की गणना हुई थी। 2011 में पहली बार भारत में ट्रांसजेंडर लोगों को जनगणना में शामिल किया गया था। 2011 में, यानी कि सबसे पहले 2014 में इनकी जनगणना हुई और 2011 में इन्हें शामिल किया गया था। और ठक्कर पापा एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने किसके लिए कार्य किया था? आदिवासियों के लिए कार्य किया था। सती प्रथा के प्राविधान बनाने हेतु प्रयास किया गया था, राजा राम मोहन राय। विधवा पुनर्विवाह कानून बनाने के लिए प्रयास, ईश्वरचंद विद्यासागर। बाल विवाह निरोधक अधिनियम बनाने के लिए योगदान था, हरविलास शारदा ने किया था। 1929 अधिनियम। समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है, मैकन पेज ने कहा है। समाज जो है संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं, गांधी जी ने कहा था। गांधी जी हमारे जो पीजीटी हो चाहे यूजीसी नेट हो, उनके एक थिंकर के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए गांधी जी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। गरीबी का कारण शोषण है, ना कि अभाव, ये मार्क्स ने भी कहा था। राजनीतिक क्षेत्र से समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई, गिन्सबर्ग ने कहा है। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद की एक विशिष्ट आवश्यकता है, कार्ल मार्क्स। बाजार और संपत्ति की स्थिति के रूप में सामाजिक वर्ग का विश्लेषण किया, मैक्स वेबर ने। वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति ही बाजार की स्थिति, मैक्स वेबर। किस जनजाति में हल छूना और मकान में छप्पर डालना महिलाओं के लिए वर्जित है? गोंड और खरिया में।
देखें थोड़ा ब्लर हो गया है लेकिन फिर भी पढ़ने में आ रहा है। संस्कृतिकरण अनेक अवधारणाओं का गुच्छा है, एम.एन. श्रीनिवास ने कहा था। संस्कृतिकरण यह दो तरफा प्रक्रिया है, ये कहा था श्रीनिवास ने कहा था। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण कहा है, योगेंद्र सिंह ने। विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया भी कहा है। जाति प्रजातंत्र में सहायक है, श्रीनिवास ने कहा है। वोट बैंक की बात श्रीनिवास ने कही है। और समझ लीजिए वोट बैंक की शब्दावली जो दी थी वो भी श्रीनिवास ने दी थी। किसी जाति समूह का नहीं वरन समाज में व्यक्ति का प्रभाव होता है, एस.सी. दुबे ने कहा है। जाति व्यवस्था में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है। परिस्थिति से संविदा में संक्रमण, हेनरी मैन ने कहा है। प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली, मैकन पेज। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, वेवर का कहना है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ग्रीन ने कहा है। देखिए यहाँ तो दोनों चीज मेंशन मैंने इसलिए किया सामने क्योंकि आप याद कर लेंगे। प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है, वेवर ने कहा था, क्योंकि वेवर ने बाजार की व्यवस्था बताई थी, तो बाजार में प्रतिस्पर्धा आता है, इसलिए प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण संघर्ष है। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, ऐसा ग्रीन ने कहा था। ग्रीन ने 3 प्रकार के सहयोग की बात की थी। प्रतिस्पर्धा तर्क के साथ संघर्ष हो जाती है, किंसले डेविस ने कहा है। क्रांतियां इतिहास का इंजन है, कार्ल मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने यह भी कहा है कि मजदूर जो होते हैं आलू के बोरे में आलू के समान होते हैं। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम के समान भी कहा था। इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है, पेरेटो का वेरी इंपॉर्टेंट है। थिंकर भी ये इंपॉर्टेंट है, इनका कॉन्सेप्ट भी। धर्म केवल सुनने मान लेने की चीज नहीं है, बल्कि मस्तिष्क मन प्राण एक हो जाए तब हम उसे धर्म कह सकते हैं, स्वामी विवेकानंद। सामाजिक संस्थाएं संस्कृत का हृदय है, समनर। भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है, डीपी मुखर्जी। भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय समाजशास्त्र सामाजिक मनोविज्ञान में जर्मनी अनुभववाद चालू किया है, जीएस घुरिये ने। वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर भी है और इनका कॉन्सेप्ट भी है। प्रौद्योगिकी और प्रकृति तथा मनुष्य के बाहर करने के ढंग और उत्पादन की वह प्रक्रिया माना जाता है जिससे व्यक्ति जीवित रहता है, अकबर ने कहा है। वर्क हार्ड इज साइलेंट, वर्क हार्ड इज साइलेंट, लेट्स योर सक्सेस बी योर नॉइज। यानी शांतिपूर्ण आप प्रतिस्पर्धा करें, शांतिपूर्ण आप अपना मेहनत करें, परंतु शोर कौन मचाएगा? आपकी सफलता। यदि आप सफल होंगे तो आपके चारों तरफ शोर मच जाएगा आपकी सफलता का, इसलिए शांतिपूर्ण होकर आप अपनी तैयारी करें। आपका मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।